आरव, अरम, रजत, शगुन। गाइस प्लीज कैमरा ऑन करो अपना अपना। आरव, अरम, कहाँ गायब हो भाई? गाइस मेरी आवाज आ रही है? आरव, क्या हो गया भाई? सर आज नहीं कर पाऊंगा सर, बाहर आया। यार ऐसे हर बार नहीं चलेगा भाई, प्लीज देखो, हर बार नहीं मैं अलाउ कर सकता। कभी कभार इमरजेंसी अलग बात होती है, ठीक है? तो प्लीज नेक्स्ट टाइम से ऐसी चीज मत बोलना यार। क्लास का टाइम आपको पता है, तो फिर क्लास के टाइम पे ऐसे नहीं करा करो यार। ठीक है आरव? एंड आरम सेम फॉर यू ऑल्सो प्लीज। ओके सर। हाँ प्लीज, थैंक यू। हाँ जी गाइस, तो शुरू करते हैं। तनीषा बेटा अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं करी मैंने अभी आप लोगों के साथ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया सबका? क्लियर हो गया सबको? जिन्होंने क्वेश्चंस नहीं करे थे कर लिए भाई? आई होप अब कर लिए सबने। प्रथम, हाँ प्रथम, बाकी सबके थम्स अप आ रहे यस हैं भाई। सर। क्वेश्चंस करे नहीं करे अभी तक? सर बस लास्ट पेपर है क्या, उसके बाद कर लूंगा सर। कब है तेरा लास्ट पेपर? मुझे डेडलाइन बता कब तक करेगा। सर ट्यूसडे ट्यूसडे को। यार तो तेरे पास अभी टाइम था, अभी कर लेता बीच में। ट्यूसडे तो अभी बहुत दूर है। कितने क्वेश्चन रहते हैं तेरे? सर मैंने अभी पहले 6 या 7 ही की। बस? वाह, पिटाई लगाऊंगा तेरी और। बेटा ये क्लास नहीं सर, अटेंड मैं करने का, ट्यूसडे को सारे कर पर मैं लूंगा। तुझे बता रहा हूँ प्रथम, ये ना क्लास ऐसे अटेंड करने का फायदा नहीं हो रहा है भाई। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे सब जीरो हो रहा है। मुझे ट्यूसडे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पीडीएफ बना करके भेजना है, ठीक है? यस सर। हाँ, मैं दोबारा से रिमाइंड नहीं कराऊंगा। और अगर नहीं आया किसी भी रीजन से तो फिर पिटाई लगेगी। तो अपने आप भेजना है, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा कि भाई प्रथम भेजो, फिर ये मत कहियो भूल गया मैं। अलार्म लगा ले, अभी लगाना है जो करना है। ठीक है? चल तेरे को यस सर। ट्यूसडे का एक और एक्स्ट्रा दिन दिया, वेडनेसडे तक भेज दी, बस खुश? पर वेंसडे तक मेरे पास आ थैंक यू जाना सर। चाहिए। हाँ, पर वेंसडे तक आ जाना चाहिए। और मैं रिपीट नहीं करूंगा बेटा। अपना अलार्म लगाओ, जो मर्जी करो, लेकिन याद रखना। ठीक है? यस सर। और जो अभी करा रहा हूँ भैया उसको तो कर लियो कम से कम। उसके लिए मत करियो कि वो भी वेंसडे की बात करूंगा। ठीक है? जो ओके आपका, सर। हाँ, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, फिर परेशान हो जाएगा। चलो भाई, तो आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। तनीषा, शगुन, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो। भी कैमरा क्यों ऑफ है आपका? सर मैं आज वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी। क्या हो गया बेटा? सर ऐसे ही वो नेट भी थोड़ा अनस्टेबल है आज। तो ऐसे ही क्यों बोला, ऐसे ही? और तू कोई रीजन तो दे फिर। पहले कह रही है ऐसे, भी कह रही है अच्छा अच्छा, चलो रीजन दे, नेट भी अनस्टेबल है आज है? आज आज एग्जाम्पशन दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है भैया हर बार चलेगा, ठीक है? तो प्लीज ऐसे नहीं करना है। शगुन, जी सर। हाँ शगुन, कुछ नया, नया बहाना शगुन। शगुन कह रही है देखो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, कितना अनस्टेबल हो गया है नेट। कहाँ है शगुन? तेरा क्या चक्कर है यार? तेरा ये कैमरा ऑन क्यों नहीं होता है? हमेशा गड़बड़ रहती है तेरे कैमरे में। अच्छा माइक तो ऑन कर। कैमरा तेरा प्रॉब्लम कर रहा है, माइक तो ऑन कर, बात तो कर। कुछ प्रॉब्लम है हाँ? शगुन बेटा दिखा इसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे मजा नहीं आता पढ़ाने में ना। मैं तेरे को देख ही नहीं पाता हूँ, बाकी लोगों की तो शक्लें याद रहेंगी, मैं तो भूल जाऊंगा। तो मुझे मिल गई कहीं रास्ते में, तू कहेगी हाँ सर पहचाना, मैं कहूंगा सॉरी मैं तो पहचाना नहीं, मुझे तो ब्लैक स्क्रीन याद रहती है। हाँ? आज बच्चे थोड़े कम लग रहे हैं। ये परीक्षा कहाँ गायब है? एक तो परीक्षा नहीं दिख रही, और कौन गायब है? सस्लीन तो है। चलो शुरू करते हैं भाई। स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? आज कौन डिस्कस करना चाहेगा मेरे साथ, जरा बताओ, हैंड रेस करो बेटा जल्दी से, जिसका पहले हैंड रेस होगा। ओके चलो निशा।
आज निशाद के साथ करते हैं। निशाद ने बहुत दिनों से हैंड रेस करते हैं, लेकिन वो हम उसको नहीं चूज करते, हर बार किसी और का नंबर आता है, तो आज निशाद के साथ करते हैं। ठीक है निशाद, चलो आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। तो निशाद बताएगी हमें डेप्रिसिएशन क्या होता है। Sir, loss in the value of a fixed asset due to wear and tear and passing of time. हाँ, उसको बोलते हैं ऑब्सोलिसेंस। बहुत बढ़िया, सही बोला तूने, सारा बिल्कुल 100% बिल्कुल करेक्ट। लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट, बहुत बढ़िया बोला तूने, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर या पैसेज ऑफ टाइम, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते, ये तो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, अदरवाइज इट वाज 100% करेक्ट। गाइस आप लोगों को याद है, सबको डेप्रिसिएशन सिखाया था, जर्नल एंट्री जब बताई थी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्लियर है सबको कि डेप्रिसिएशन क्या है। ठीक है, मीनिंग में तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो हम ये एंट्री क्यों पास करते थे, हमने इसका लॉजिक भी सीखा था। तो लॉजिक क्या था बेटा, क्यों हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर रहे हैं? सर क्योंकि जैसे जैसे टाइम कम गुजरता है तो हमारी जो एसेट की वैल्यू होती है वो कम होती रहती है, तो हमें राइट उसको शो करना होता है ये अब इतने अमाउंट की है, राइट, वरना वो अपना जो कॉस्ट होगा उसका तो वो गलत हो जाएगा। हाँ अब मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक बोला निशात ने, ध्यान से सुनना बेटा। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हमने गाड़ी खरीदी 10 लाख की। कौन सी गाड़ी खरीदी निशात, नाम बता दे यार, 10 लाख में कौन सी आती है, मुझे तो पता नहीं, गाड़ियों का शौक नहीं है यार। हाँ कौन सी आती है भाई? हाँ बेटा, मेरे को भी नहीं। अरे हमने 10 लाख की मर्सिडीज खरीदी। 10 में नहीं आ सकती वैसे, वो अज्यूम करने में क्या जाता है। हाँ मान लेते 10 लाख की खरीदी, हाँ 10 लाख की मर्सिडीज खरीदी हमने आज, इस अभी आज की डेट पे खरीदी 25 सितंबर, क्या नवंबर दिसंबर, 25 सितंबर 2021 को। अब सोचो अगर 10 साल हो गए उसको, तो हमारी बुक्स में तो वो ऐसे ही आ रही होगी 10 लाख की। तो क्या वो ठीक है प्रेजेंटेशन? आंसर इज नो। तो इसीलिए हालांकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। याद है ना, ये कॉन्सेप्ट करे थे हमने प्रिंसिपल्स एंड अजम्पशंस वाले चैप्टर में, आई थिंक थर्ड चैप्टर था, कौन सा था, सेकंड था, सेकंड या थर्ड, नहीं सेकंड तो टर्म्स था, थर्ड होगा, थर्ड वाला। तो थर्ड चैप्टर में करे थे ना ये, वहां पे आया था हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। वो क्या कहता था कि जो भी आपका फिक्स्ड एसेट है आप उसको किस पे रिकॉर्ड करते हो, कॉस्ट पे। लेकिन एक एडजस्टमेंट अलाउड है, एक एडजस्टमेंट अलाउड है, कौन सी, डेप्रिसिएशन की। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट हम नहीं करते, हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं चलते, हम सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट अलाउड होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट में, डेप्रिसिएशन। क्लियर है? ताकि एटलीस्ट कुछ रीजनेबल लेवल पे तो हमारी वैल्यू ठीक लगे। ऐसे नहीं होना चाहिए ना यार कि 10 लाख की खरीदी 10 साल पहले और आज भी बुक्स में 10 लाख ही दिख रहा है, गलत हो जाएगा यार। तो इसीलिए हम वियर एंड टियर के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो भी टाइम पैसेज हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हम हर साल वैल्यू को कम करते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, समझ आया सबको? अच्छा एक चीज और, मान लेते हैं मैंने 10 लाख की गाड़ी खरीदी। तो बेटा 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी निशात, तो उसका क्या एंट्री करी होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गाड़ी मशीनरी में नहीं आएगी, सॉरी व्हीकल अकाउंट। व्हीकल अकाउंट। मशीन में तो क्या आएगा, जो मैं मशीन यूज कर रहा हूँ अपने गुड्स बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या आएगा, वही कलर चेंज करते हैं, हाँ जी, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू, आगे बोलो, मान लेते हैं मैंने आज कैश और खरीदी है बेटा, बैंक। हाँ टू कैश या बैंक, बैंक ले लेते हैं चलो, इतना मोटा पैसा 10 लाख का खरीदा हमने, तो हमने ये एंट्री करी होगी बेटा। क्लियर हो गया, समझ में आई सबको? उसके बाद जब साल एंड होगा यानी 31 मार्च, यहाँ इसको 2020 कर देते हैं, थोड़ा सा मैं इसको खिसका देता हूँ इधर, बी रह गया, हाँ जी, हाँ जी, 31 मार्च 2021 को जब ये साल एंड होगा तो हम क्या एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए बेटा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट। क्लियर हो गया? लेट्स अज्यूम, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं फिलहाल, कि ये एंट्री कितने से कर रहे हैं, 10,000 से, यानी मैं कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लेके चल रहा हूँ, 10%। ठीक है, कि हर साल 10% इस एसेट की वैल्यू कम हो जाए। यहां तक क्लियर है सबको? ये हम ऑलरेडी कर चुके थे चीज। अब हम इसमें थोड़ी सी जो पीछे हम ये 10% की बात कर रहे हैं कि भैया ये 10% आया कहाँ से, ये 10% निकाला कहाँ से आपने, उस कॉन्सेप्ट पे आएंगे, एक तो वो सीखेंगे, वो समझेंगे कि 10% वैल्यू हम 10%, 15%, 20% कितना कम कर रहे हैं, वो कैसे पता चलता है प्रैक्टिकली, वो कैसे हमें समझ में आता है। ठीक है, तो एक तो वो समझेंगे। दूसरी चीज,
ये जो हम एंट्री कर रहे हैं अभी, डेप्रिसिएशन टू व्हीकल, ये एक तरीका है इस एंट्री को करने का। इसके अलावा और भी तरीका है, तो दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं एंट्री करने के। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हम वो दूसरा मेथड भी सीखेंगे कि क्या मेथड है हमारा। तो अगर मैं ब्रॉडली बताऊं, दो मेथड है कैलकुलेट करने के, जैसे अभी ये 10,000 लिखा है, ये कैलकुलेट कैसे किया, इसके भी दो मेथड है, कैलकुलेशन के दो मेथड। मैंने वैसे कई बार बोले हैं ये दो मेथड के नाम ना, रफली ऐसे ही डिस्कस करते हुए कई जगहों पे। तो किसी को याद है दो मेथड कौन से बोले थे? हाँ ईशा। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। स्ट्रेट लाइन मेथड यानी एसएलएम, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यानी डब्ल्यूडीवी। ये मैंने दो नाम कई बार बोले हैं कि डेप्रिसिएशन को निकालने के यानी कैलकुलेट करने के दो मेथड है। ठीक है, क्लियर? हमने अभी तक तो मेथड सीखा ही नहीं, हमने तो अमाउंट हमें परसेंटेज दे रखा होता लगा के खत्म करते हैं, लेकिन अब सीखेंगे कि ये दो मेथड क्या है और इन दोनों मेथड में कैलकुलेशन में क्या फर्क है। तो कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, और अभी हम नई चीज और क्या पता चली कि एंट्री करने के भी दो तरीके हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री दो तरीके से हो सकती है। क्लियर? तो दोनों चीजें सीखेंगे कि दो तरीके से एंट्री कैसे हो सकती है और दो तरीके से कैलकुलेशन कैसे हो सकती है। ठीक, लेकिन अभी भी इससे आगे बढ़ने से पहले मैं ये एक चीज सवाल पूछना चाहूंगा, और ये निशात से नहीं है, सबके लिए ओपन है। तो बताना मुझे कि लेट्स सी कौन आंसर दे पाएगा इसका। अगर मैं कह रहा हूं डेप्रिसिएशन, पहले एंट्री कर रहा हूं व्हीकल टू बैंक और दूसरी बाद में साल के एंड में कर रहा हूं डेप्रिसिएशन टू व्हीकल, तो मुझे सोच करके बताना है कि टोटल मैंने कितना कैश एक्सपेंस किया। रिपीट करता हूं क्वेश्चन, पहली एंट्री करी मैंने व्हीकल टू बैंक, फिर दूसरी एंट्री करी डेप्रिसिएशन टू व्हीकल, तो टोटल मेरे पास से कितने पैसे गए? हाँ जी, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। अच्छा, परीक्षा वापस आ गई। हो गया तेरा पेपर बेटा? पहले तो कैमरा ऑन कर। हाँ बेटा। यस सर, हो गया, वही करके आई। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा रहा। यस सर। तूने सवाल सुन लिया मेरा? हाँ। बताओ क्या आंसर है? 10 लाख। 10 लाख। ये 10,000 रुपए खर्च नहीं हुए? सर इसका भी अलग अकाउंट बन गया, ये पे किसी को नहीं हुआ है। वेरी गुड भैया, ये पे नहीं हुए किसी को। ध्यान से समझो इस बात को, जो डेप्रिसिएशन की आप एंट्री कर रहे हो, यहाँ कोई एक्चुअल पेमेंट नहीं है। क्या यहाँ टू कैश या टू बैंक आया? आया क्या टू कैश या टू बैंक? नहीं, ये सिर्फ एक नोशनल एंट्री है जो ये दिखा रहा है कि 10,000 का लॉस हो गया, आपने व्हीकल को कम कर दिया। अभी आगे जाकर के इसके बाद एक और एंट्री होती है, ये जितने भी खर्चे होते हैं सारे कार्ड ट्रांसफर हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो भी कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो वाला एस्पेक्ट अभी रुका हुआ है, अभी हमने रोक रखा है, उसको बाद में समझेंगे। आपको याद होगा ना, निशात ने लास्ट टाइम भी पूछा था, सर ये सब्सिडरी बुक्स में एक पार्ट आपने ये नहीं कराया एंट्रीज का, ट्रांसफर क्लोजिंग एंट्री में कुछ था, तो मैंने समझाया था ये वाला अभी हम रोक के चल रहे हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसफर एंट्रीज। तो पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ ले सारा, फिर उसके बाद आएंगे उस पर कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और प्रॉफिट एंड सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। इन दोनों में कैसे क्या ट्रांसफर करते हैं, कौन से अकाउंट कहाँ जाते हैं और उसकी एंट्री क्या होती है, उस पर आएंगे। तो अगला एंगल अभी इसका ये रह गया है कि डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली ट्रांसफर कहाँ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, पर ये चीज क्लियर रखना, दिस इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, यहाँ कोई पैसा नहीं जा रहा है। और ये बात इसलिए मैं फोकस करके बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा 1 मार्कर, नेम एनी नॉन कैश एक्सपेंस। समझ आ रहा है? नॉन कैश एक्सपेंस मतलब ऐसा खर्चा जिसमें पैसे खर्च नहीं हुए हैं। ऐसा कौन सा खर्चा होता है? डेप्रिसिएशन। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी गाइस, सॉरी यार, एक थोड़ा अर्जेंट फोन आ गया था। हाँ जी, कहाँ थे हम बेटा? किससे बात कर रहा था मैं? कोई मेरे को बताओ जरा, मैं थोड़ा ब्लैंक हो गया हूँ, क्या बात कर रहे थे?
Depreciation is a non-cash expense. हाँ, अब आपके पास 1 मार्कर आ जाएगा भैया, नेम एनी एक्सपेंस या नेम एनी नॉन कैश एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, ये तो सिर्फ हम नोशनल एंट्री कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट कि हमारे व्हीकल की वैल्यू कम हो गई। क्लियर? आपके व्हीकल के पैसे तो 10 लाख ऊपर वाली एंट्री में चले गए, उसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री में दोबारा पैसे नहीं जा रहे हैं। ये पता नहीं क्यों बच्चों को डाउट रहता है दिमाग में कि 10,000 रुपए चले गए। अरे 10,000 नहीं जा रहे भाई, ये तो सिर्फ एक नोशनल एंट्री है टू रिप्रेजेंट कि हमारे व्हीकल की वैल्यू अब 10,000 से कम हो गई। क्लियर? चल सकते हैं आगे? डन? ओके, वेरी गुड बेटा। अब जरा समझते हैं, पहले मैं नाम लिख रहा हूं बेटा आपको कि कौन कौन से मेथड है कैलकुलेशन के, और फिर मैं नाम लिखूंगा कौन कौन से मेथड है एंट्री करने के। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेथड्स। निशा, तूने एक चैप्टर करा हुआ है स्कूल में या नहीं? No. वेरी गुड, नहीं करा तो अच्छी बात है बेटा। तो मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो 2 मेथड कौन कौन से मैं यहाँ नाम लिख के आपको बताता हूँ। पहला किसी ने बोला था स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, और दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो ये 2 मेथड होते हैं, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं SLM और इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं WDV। क्लियर हो गया गाइस? इसको और भी नामों से बुलाते हैं, इसको और भी नामों से बुलाते हैं, पर मैं वो नाम बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको पहले इसका थोड़ा सा वर्किंग करके दिखाऊं, तो वो नाम ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, रिलेट होगा। ठीक है, तो पहले आगे मैं लिख देता हूं कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कि किस तरह से हम एंट्री करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका 1 मार्कर में, व्हाट आर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। अब आप लिख के आ जाओगे SLM और WDV, तो क्या मिलेगा? अंडा। समझ आ रही है मेरी बात? तो जरा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग पूछा है या मेथड ऑफ कैलकुलेशन पूछा है। ठीक है, तो अकाउंटिंग के क्या तरीके हैं? पहला, हाँ जी, पहला विदाउट, इसको नीचे लिखते हैं थोड़ा, हाँ जी, विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं हम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि अभी तक सीखा ही नहीं है। तो आप जो अभी तक करते आ रहे हो, एक्चुअली ये वाला मेथड है, विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट थोड़ी ना खोल रहे थे, हम तो सिर्फ डेप्रिसिएशन का अकाउंट खोल रहे थे। ठीक है, तो अभी तक जो आप करते आ रहे थे वो ये वाला मेथड था, विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसको एक और नाम से भी बुलाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मैंने दोनों लिख दिए, मतलब सेम है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, तो आप बिना किसी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को खोले बिना अगर आप एंट्री करते हो तो दैट इज द फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड क्या हो गया? बाय ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, या दूसरा नाम क्या बोला हमने? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया? यानी इनमें से कोई एक अकाउंट आप साथ में खोल रहे हो। तो यानी अगर हम कॉम्बिनेशन देखें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं निशात? मेथड ऑफ कैलकुलेशन और मेथड ऑफ अकाउंटिंग को कंबाइन करें अगर, तो कितने तरह के सिनेरियो बन सकते हैं? सर अगर नेम से देखें तो 4 बन सकते हैं। भाई आप SLM फॉलो कर रहे हो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं खोल रहे हो, और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खोल रहे हो, तो 2 तो ये हो गए। समझ आ गया? SLM फॉलो कर रहे हो किसमें? दोनों सिनेरियो में। क्या आप अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोल रहे हो या नहीं खोल रहे हो, तो 2 मेथड, 2 सिनेरियो तो ये हो गए, 2 सिनेरियो हो गए। इसी तरह से 2 सिनेरियो WDV के हो गए, क्या आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खोल रहे हो या नहीं खोल रहे हो। तो टोटल 4 सिनेरियो हो गए। 4 सिनेरियो अपने को सीखने हैं कि अगर ये 4 सिनेरियो में से कोई सा भी सिनेरियो आता है तो हमें किस तरीके से एंट्री करनी है। क्लियर हो गया गाइस? सबको समझ आया? ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेशन सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, और आज हम फोकस कैलकुलेशन पे करेंगे, एंट्री पे यानी कि हम किस तरीके से मेथड ऑफ अकाउंटिंग है उस पे फोकस नहीं कर रहे। आज सिर्फ सीख रहे हैं पहले कि कैलकुलेट कैसे होता है। जो SLM और WDV हमने मेथड बोले, इनमें कैलकुलेशन में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं
और मैं फिगर थोड़ी छोटी ले रहा हूँ, 10 लाख की नहीं ले रहा हूँ भाई, ठीक है। तो मैं 1 लाख की फिगर लेके चलता हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कोई लेट्स से एसेट खरीदा, कोई सा भी एसेट हमने कब खरीदा, लेट्स अज्यूम 1 अप्रैल 2013 को खरीदा, ठीक है, क्लियर। तो कॉस्ट क्या हो गई उसकी, जितने का खरीदा, मान लेते हैं 1 लाख का, क्लियर हो गया, ठीक है, मान के चलते 1 लाख का। और आपको क्वेश्चन ने बता रखा है कि डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। यानी पर एनम का मतलब पता है किसी को, पर एनम पता है भाई निशात, क्या होता है पर एनम का मतलब, P.A मतलब पर एनम, हाँ, एनम का मतलब होता है साल। तो यानी ये पूरे साल का रेट है कि आपको 10% डेप्रिसिएशन 1 साल का लगाना है, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, अगर मान लो आपने पूरे साल यूज नहीं किया उस एसेट को, मान लेते हैं ये 1 अप्रैल की जगह अगर हमने खरीदा होता 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, बताओ निशात, काउंट करो भाई। 8 कैसे हुए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 हुए भाई। तेरी उंगली मेरी उंगली में फर्क आ रहा है क्या, मैंने अप्रैल को भी काउंट कर। अप्रैल क्यों काउंट करा भाई, अप्रैल कहाँ से आ गया, वो तो अगले साल में चला गया, हमें तो मार्च तक करने हैं ना, 31 मार्च तक, कल समझ में आया बेटा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से होता, मान लो साल के बीच में आपने कोई एसेट खरीदा है, तो उसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, 10% क्या है, पर एनम, यानी ये पूरे साल का। अगर आपने साल के बीच में खरीदा, मैंने एग्जांपल लिया 1 सितंबर को, तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, 7 महीनों का, क्लियर हुआ, 31 मार्च तक। पर एनम का मतलब समझ आ गया, ओके। अभी ये 10% का रेट आता कहां से, उस पर बाद में आऊंगा, पहले मान के चलते 10% दिया हुआ है। तो ऐसे केस में WDV और SLM में क्या फर्क होगा ये समझते हैं, पहले SLM डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं SLM बता रहा हूं आपको, फिर बात करेंगे WDV की, कि अगर WDV होगा तो क्या होगा। हाँ जी, तो 10% कितना हुआ बेटा, 1 लाख का, 10,000। तो डेप्रिसिएशन फॉर 2013-14 यही हुआ ना ईयर भाई, आपने 1 अप्रैल 2013 को खरीदा, तो डेप्रिसिएशन अब किस साल का लगेगा, 13-14 का, क्लियर हो गया। तो 13-14 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1 लाख का 10% यानी 10,000, ठीक है, 1 लाख का 10% यानी कि 10,000। कितना आ गया बेटा, बचा कितना हमारा, ये 10,000 अगर माइनस कर दिया तो 90,000। 90,000, यानी कि हमने 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब हमारी बुक्स में जो ये एसेट है उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 90,000। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू, यानी हमारी बुक्स में क्या वैल्यू आ रही है, समझ आया, इसको कहते हैं बुक वैल्यू, या इसको एक और भी नाम देते हैं रिटन डाउन वैल्यू। थोड़ा इसको आगे कर देता हूँ ताकि पूरा ढंग से लिख सके। हाँ जी, और क्या कहते हैं इसको, रिटन डाउन वैल्यू। और ये डेट कौन सी डेट की है बेटा, किस डेट की वैल्यू है ये, मार्च 31 2014। मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2014। भाई हमने पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया, तो साल के एंड में 31 मार्च 2014, तो साल के एंड में हमारे पास क्या वैल्यू बची, 90,000। पहले यहाँ तक बताओ, सबको समझ आया, यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं। आपने पहले साल डेप्रिसिएशन लगाया 10%, 10,000 आ गया, ठीक है, और उसके बाद आपकी साल के एंड में वैल्यू बची, वो आ गई 90,000। उसको क्या कहते हैं, बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू। अब इसके ऊपर अगले साल फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि डेप्रिसिएशन लगेगा फॉर 2014-15, ऐसे ही होगा ना भाई, हर साल डेप्रिसिएशन लगाओगे, सिर्फ एक ही साल थोड़ी ना लगाओगे, हर साल लगाओगे। तो अगले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा निशात, 9,000। 9,000। अब निशात ने बोला 9,000। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है बेटा, यहाँ दो चीजें, अगर मैं SLM फॉलो कर रहा हूँ तो मैं जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है ना उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाता हूँ, हर साल वही डेप्रिसिएशन लगता है। यानी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी मेरी इस केस में, 1 लाख। 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख पे आपने 10% निकाला, 10,000, हर साल वही 10,000 लगेगा, आप बार बार कैलकुलेट नहीं करोगे। तो SLM मेथड क्या कहता है, आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है आप उसी के हिसाब से एक बार डेप्रिसिएशन निकालो और हर साल वही डेप्रिसिएशन माइनस करते हो। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा बेटा,
10,000, मुझे दोबारा निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? फिर से लिख देता हूँ, ये बुक वैल्यू कौन सी हो गई बेटा? ये कब की आ गई बताओ जल्दी से? 31 मार्च 31 मार्च 2015। 2015। ठीक है, फिर इसी तरह से डेप्रिसिएशन लगाएंगे फॉर 2015-16, हर साल लगता रहेगा बेटा इसी तरह। अब कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा? 10,000। 10,000 हर साल, सेम ओरिजिनल कॉस्ट पे एक बार निकाल लिया आपने, हर साल वही लगेगा, बार बार एसएलएम में डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ध्यान से देखो, इसका लाइन का मतलब ही क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन है डेप्रिसिएशन की, नीचे नहीं हो रही, कम नहीं हो रहा, स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी आप हर साल एक ही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। समझ आई बात? क्लियर हुआ सबको? ठीक, मैं यहाँ ऊपर कॉस्ट लिखा है, उसकी जगह ओरिजिनल कॉस्ट लिख देता हूँ, क्योंकि हर जगह मैं यही वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो बेटर है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। अब WDV में क्या होगा, यही चीज समझते हैं। WDV में क्या होगी? भैया आपने 1 लाख रुपए का खरीदा और आपसे कहा गया है कि 10% डेप्रिसिएशन लगाना है एज पर WDV मेथड। तो ऐसे केस में फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा? 10,000। 10,000। भाई 1 लाख की कॉस्ट थी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, आ गया 10,000। तो यहाँ तो सेम है, फर्स्ट ईयर में तो फर्क नहीं आएगा, फिर बची आपकी 90,000। लेकिन अब क्या होगा? अब गोइंग फॉरवर्ड जो वैल्यू बच रही है, यानी उसको हमने क्या नाम दिया था? रिटर्न डाउन वैल्यू। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। समझ आ रहा है? ठीक है, तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, यानी जो डेप्रिसिएशन माइनस करके वैल्यू आई है, अब अगले साल उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो यानी किस पे लगेगा? 90,000 पे। तो 90,000 का 10% कितना हो गया बेटा? 9,000। 9,000। ठीक है, अब अगला कितना आ जाएगा? 81,000। ठीक है, अब इसके बाद कितना क्या डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 8,100। वेरी गुड, 8,100। यहाँ कितनी फिगर आ जाएगी? बताओ बेटा। 72,900। ठीक है, क्लियर हुआ? सबको समझ आया? मैं यहाँ साइड में लिख के भी दिखा देता हूँ बेटा ये कैसे कैसे निकाला है। हाँ जी, तो अगर WDV की बात कर रहे हैं तो पहले तो हमने ये 1 लाख के ऊपर ही निकाला, 1 लाख का 10%। फिर यहाँ हमने ये वाला कैसे निकाला, जो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई, यानी कि 90,000, इसका 10%। ठीक है, और ये वाला कैसे निकाला? 81,000 का 10%। क्लियर हुआ सबको बेटा? हाँ जी, मुझे बताओ पहले यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? यानी मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि डेप्रिसिएशन किस पे निकल रहा है, और किसी को क्लियर नहीं है तो बेटा हैंड रेस करना, बिना सोचे कि यार मैं पूछूं नहीं पूछूं, प्लीज पूछो। यहाँ निकल रहा है डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ तो ओरिजिनल कॉस्ट पे निकल रहा है, और इसमें किस पे निकालते हैं बेटा? रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू, या उसको हम और क्या बोलते हैं दूसरा नाम? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। क्लियर हो गया गाइस? हाँ जी शगुन, पूछो बेटा क्या डाउट है? तेरी वॉइस क्रैक हो रही है बेटा, थोड़ा दोबारा बोलना पड़ेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड समझा दीजिए। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दोबारा समझा दूं? मैं दोबारा समझा देता हूँ बेटा। कोशिश कर अपना कैमरा बंद कर ले चाहे, पर कोशिश कर तेरी वॉइस क्लियर आए, क्योंकि तेरे से बात करूंगा तो फिर समझ में आना चाहिए। तो देखो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है बेटा? आपने इनिशियली 1 लाख का खरीदा, पहले तो ऑब्वियसली उसी पे लगेगा डेप्रिसिएशन। 10% डेप्रिसिएशन था, 1 लाख का 10% आ गया बेटा 10,000। फिर वैल्यू कितनी बच गई साल के एंड में? 90,000। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहता है जितनी वैल्यू बचती जा रही है ना आपके पास, उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाओ। तो यानी कि अब किस पे लगेगा? 90,000 पे। 90,000 का 10% 9,000 आ गया। इसी तरह से फिर इसके बाद कितनी वैल्यू बच गई? 81,000। फिर 81,000 का 10% 8,100। अच्छा, इसके बाद अगले साल कितना लगेगा? 72,900 पे, यानी कि 7,290। तो हर साल अगर आप देखो WDV मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन कम होता जा रहा है, हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जा रहा है। SLM में डेप्रिसिएशन सेम रहता है, हर साल एक ही वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है, और WDV में हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जाता है। ठीक है, तो ये दो मेथड है
डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। इसमें सही गलत कुछ नहीं है बेटा, दोनों ही मेथड एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेथड अच्छा है या वो मेथड अच्छा है, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। कई लोग एसएलएम फॉलो करते हैं, कई लोग डब्ल्यूडीबी फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने शुरुआत करी एसएलएम से, चल यार आज से ना मन कर रहा है डब्ल्यूडीबी करते हैं, बहुत दिन हो गए एसएलएम को करते हुए। अगर आप ऐसे करोगे तो कौन सा प्रिंसिपल वायोलेट हो जाएगा, बताओ? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वायलेट हो जाएगा। अगर आप ऐसे चेंज करते रहोगे अपने प्रिंसिपल, अपनी पॉलिसीज को, तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल तो वायलेट हो जाएगा। तो अनलेस इट इज नेसेसरी, किसी रीजन, कोई रीजन है आपके पास, तब तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ सस्टीन पूछो बेटा, क्या डाउट है? सर जैसे हम कार के इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं तो वो हर साल हमारा रिड्यूस होता रहता है, तो इसी वजह से होता है। प्रीमियम थोड़ी ना रिड्यूस, अच्छा इनफैक्ट कार का प्रीमियम बढ़ता है, वैसे प्रीमियम रिड्यूस तो नहीं होता, क्योंकि जैसे फर्स्ट ईयर 10,000 है, उसके बाद हाँ 9,000, ऐसे वो हाँ रिड्यूस हो जाता है वैसे, हाँ सही कह रही है, हो जाता है, हो जाता है, क्यों एक्चुअली इसी वजह से होता है, सही कह रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, आप उसमें एक होता है आईडीवी, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, ऐसे कुछ करके होती है फुल फॉर्म। तो अगली बार ना उठा करके देखना, जो तूने पॉइंट उठाया वैसे बिल्कुल ठीक है। आपके पास अगर 2 साल का प्रीमियम हो ना, प्रीमियम की रिसीट हो, तो उसमें कंपेयर करना आईडीवी कितनी लिखी है व्हीकल की, दोनों सालों में देखना फर्क होगा। अगर पहले साल मान ले 1 लाख रुपए की आईडीवी है, तो अगले साल उससे कम होगी, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लगा हुआ होगा, और उसी हिसाब से फिर आपका प्रीमियम कैलकुलेट होगा। बिल्कुल ठीक बोला है सस्टेन तूने, प्रीमियम एक्चुअली कम होता है, ठीक है। ओके सर। हाँ ये चेक करना नहीं अच्छा लगता है, देखो ये बातें चेक करोगे तो प्रैक्टिकली रिलेट कर पाओगे, समझ में आएगा कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। बताओ परीक्षा, क्या डाउट है बेटा? सर ऐसे तो डब्ल्यूडीबी वाले एसिड की लाइफ ज्यादा लंबी होगी। ओके इस पे आएंगे कि एक्चुअली होता पता है क्या, ऐसा नहीं कि लाइफ लंबी होगी, ये सिर्फ कैलकुलेशन का तरीका है। ये जो 10% का एग्जांपल मैंने अभी तो दोनों में सेम ले लिया, पर जरूरी नहीं है ना कि अगर मैं एसएलएम पे हिसाब से निकाल रहा हूँ तो 10% रेट आ रहा है तो डब्ल्यूडीबी पे भी 10 आएगा। तो हो सकता है डब्ल्यूडीबी पे 15% आए, 20% आए। रेट निकालना तो सीखा ही नहीं अभी हमने, ये तो मैंने एक सिर्फ जस्ट समझाने के लिए दोनों का रेट सेम ले लिया। अदरवाइज प्रैक्टिकली जब हम निकालेंगे तो दोनों के हिसाब से रेट अलग अलग हो सकता है, कि एसएलएम के हिसाब से करो तो 10%, डब्ल्यूडीबी के हिसाब से करो तो 15%। देयर कैन बी दिस सिनेरियो। हाँ ये जरूर है ऑब्वियसली कि दोनों के हिसाब से अमाउंट अलग अलग आएगा, एसएलएम में अलग, डब्ल्यूडीबी में अलग। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका दोनों का सेम अमाउंट रहे, क्योंकि एक पे रिड्यूस वैल्यू पे निकाल रहे हो, एक पे सेम वैल्यू पे निकाल रहे हो, ठीक है। एक और मजेदार बात बताता हूँ आपको, एसएलएम में तो आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर के एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इसी एग्जांपल के हिसाब से चले तो कितने साल में हो जाएगी बताओ? मैंने हाँ निशा, 10 years। 10 ईयर्स में। अगर आप इसी वाले मेथड के हिसाब से, इसी एग्जांपल के हिसाब से चलो, हर साल 10-10 हजार रुपए कम कर रहे हो, तो 10 साल में 1 लाख खत्म हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा एसेट खत्म हो जाएगा हमारी बुक्स में। लेकिन अगर आप डब्ल्यूडीबी के हिसाब से चलो तो एसेट तो कभी 0 पे आएगा ही नहीं, हर साल आप रिड्यूस, जो भी बच गई वैल्यू उसका 10% ले रहे हो। अगर 10 रुपए भी बच गई तो उस पर डेप्रिसिएशन क्या आएगा, 1 रुपए, फिर आएगी 9 रुपए, 9 रुपए का डेप्रिसिएशन 0.9, तो चलता चला जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, जब एंड में नोशनल वैल्यू बच जाती है ना, तो हम उसको पूरी को खत्म कर देते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडीबी में ऐसे तो कभी 0 होने नहीं वाला, क्योंकि मेथड ही ऐसा है ना, वो जो भी बचेगा उसका 10%। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो एसएलएम में तो खत्म हो जाता है, डब्ल्यूडीबी में ऐसे कभी खत्म नहीं होता, तो एंड में जो नोशनल वैल्यू बच जाती है उसको हम फिर पूरा ही खत्म कर देते हैं, उस पर फिर 10% ये सब नहीं लगाते। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको कैसे होता है, ठीक है। चले आगे, और कोई डाउट तो नहीं बेटा यहाँ तक? चलो तो अब मैं आपको सिखाता हूँ एसएलएम का मेथड, ये डिवाइस कैसे होता है, ये 10% जो हमने निकाला ये निकालते कैसे, इस बात पे आते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। हाँ जी, अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा। एसेट कॉस्टिंग ₹10 लाख, 10 लाख का एसेट था हमारा, ठीक है। मान के चलते हैं टोटल हमारा एसेट कितने का, 10 लाख का था। यही गाड़ी का एग्जांपल ले लो यार। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं निशाद, बेटा कोई भी गाड़ी होती है नॉर्मली कितने साल चलती है, क्या लाइफ है उसकी? मैं इतनी श्योर नहीं हूँ। हाँ तो अरे मैं कौन सा शोरूम है, हम कोई डीलर थोड़ी ना है गाड़ियों के, तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ यार, ऐसी आइडिया, जस्ट एज एन आइडिया।
1 साल, 2 साल, 8-9 years. 8-9 years, ओके। एंड प्रथम आपके हिसाब से तूने चलाई है गाड़ी? चलाई है, पक्की बात है ना? यस, है ना? 15 इयर्स हो जाएगी पेट्रोल के साथ। 15 ईयर्स होती है पेट्रोल के हिसाब से, हमें पता है, हमने कहाँ पढ़ा है 15 ईयर्स होती है। पढ़ा नहीं है लेकिन पता है। पता है लेकिन पता नहीं कहाँ लिखा है ये। मैं बता देता हूँ। 15 ईयर्स वाली बात ये लिखी है आपकी आरसी में, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। तो होता क्या है, मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जब आप गाड़ी को रजिस्टर कराते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है ना गाड़ी का, DL फलाना फलाना फलाना, वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो जब भी कोई गाड़ी शोरूम से निकलती है पहले रजिस्टर होती है। तो वो रजिस्ट्रेशन आपका 15 साल के लिए होता है, आई थिंक 15 ही होता है, और डीजल का शायद 10 साल होता है, जितना मुझे ध्यान है। ठीक है, तो इतने पीरियड के बाद फिर यू आर नॉट अलाउड टू रोम दैट कार ऑन स्ट्रीट। तो फिर या तो आप क्या करो, दोबारा से, अगर वो गाड़ी ठीक है तो दोबारा से उसको रिन्यू कराओ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को जाओ, इंस्पेक्शन कराओ, गाड़ी को दिखाओ कि हाँ जी मेरी गाड़ी ठीक है, 15 साल जरूर हो गया, मैंने मेंटेन करके रखी है, मैं और चलाऊंगा इस गाड़ी को। अगर उन्हें लगेगा ठीक तो वो एक्सटेंड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, कहेंगे भैया इसको कबाड़ी में बेचो। और नॉर्मली एक्सटेंड होता नहीं इतनी आसानी से, ये भी बता देता हूँ, और कोई इतनी मत्थापाची नहीं करता। वो कहता छोड़ना यार, बेच बाज के खत्म करो, नई गाड़ी चलाएंगे, 15 साल से ये चला रहे हैं, अगर अगर 15 साल से चला भी रहे, कितनी चलाओगे यार, नई गाड़ी भी तो चलाओगे, इतनी गाड़ियां आ रही है मार्केट में। हाँ, तो इसीलिए नॉर्मली ऐसा कोई करता नहीं। तो होता क्या है, अगर मैं बात करूं तो 10 से 15 साल की बात आ गई कि 10-15 साल की ही गाड़ी की एक नॉर्मल आम तौर पे हमारी लाइफ होती है। समझ आई मेरी बात? गाइस जस्ट अ सेकंड, हाँ सॉरी गाइस, जस्ट हाँ जी गाइस, सो सॉरी गाइस, वापस आते हैं यार, आज सबके फोन आ रहे हैं। हाँ जी, तो क्या एग्जांपल दिया था मैं, तो नॉर्मली आमतौर पे गाड़ी की हम अगर बात कर रहे हैं तो 10-15 साल, उससे ज्यादा नहीं होती लाइफ। ठीक है, हाँ अगेन ये हमें एस्टिमेट करनी है। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं भैया, और कोई, अगर मैं एग्जांपल लूँ, कई ये तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, बट अपना खुद का एक्सपीरियंस भी तो होता है। इतने सालों से आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आप देख रहे हो कि नहीं भैया 8 साल, मैं 10 तो लिखा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, 8 भी नहीं चलती, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, तो आप ऐसे केस में एस्टिमेट करोगे कि मेरी गाड़ी की लाइफ कितनी है, 8 साल। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर? बट अभी फिलहाल फॉर आर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल लेके चलते हैं। निशाद बेटा अपना कैमरा ऑन करो प्लीज, और बाकी लोग भी जिन्होंने बंद किया प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो। निशाद बेटा, अगर 10 लाख मेरी गाड़ी की कॉस्ट है, और निशाद आर यू देयर? मैं गया तो निशाद भी चलेगी क्या? अच्छा, पहले तो शगुन, रजत बेटा अपना कैमरा ऑन करो प्लीज, एंड परिका आप भी। शगुन तो अपना कैमरा दिखा बेटा, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, चलो किसी और को साथ में लेते हैं, निशात इज नॉट देयर, तो सचलीन आपको लेते हैं।